हार हर बार। अगर यही किसी की कहानी बन जाए तो उसके लिए फिर दो ही विकल्प बचते हैं, या तो फिर उसके लिए चुल्लू भर पानी से बड़ा जोखिम है, या फिर बेशर्म होकर ही वो अपनी जिंदगी गुजार सकता है। पाकिस्तान ने दूसरा विकल्प चुना है, हार हर बार है। कैसे है, कहां है वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन उसी बीच उसने अपनी चमड़ी मोटी भी कर ली है। बहरहाल अब इस मोटी चमड़ी को भेदने के भी तमाम तरीके निकाल लिए गए हैं और उसी में से एक तरीका है रफेल वाला भी। आज रफेल की चर्चा होगी और चर्चा इस बात पर भी होगी कि जिसके लिए अब तकदीर ने तय कर दिया है हार हर बार। और तकदीर ने इसलिए तय कर दिया है क्योंकि आपके इंटेंशन से तय होता है कि आखिरकार आपके साथ होने क्या वाला है। जरा देखिए, यहां दिखाता हूं आपको अड़ी में क्या क्या कैसे कैसे पाकिस्तान के लिए इस वक्त सिनेरियो दिखाई दे रहा है। यहां पर देखिए, पाकिस्तान हार हर बार, ये शिकस्त ये तो खैर अभी भूलेगी नहीं, बहुत ताजा जख्म है ये जो आपको दिखाई दे रहा है। यहां पर म्यूनिख में गए, जर्मनी में आई कार्ड मांग लिया गया। कहा गया पहले आई कार्ड तो दिखा दो मिस्टर मुनीर। तो मुनीर जो इस बात पर इतराते हैं कि ट्रंप उनको लंच और डिनर पर बुलाते हैं, उनसे आई कार्ड मांग लिया गया। यह भी बहुत ज्यादा दुख रहा है, चुभ रहा है, लेकिन दुनिया को बताया नहीं जा रहा है। यहां पर कैसे हार का डर अफगानिस्तान से भी अब हमेशा के लिए पैदा हो गया है, यह भी आपको बताऊंगा। और बलोचिस्तान तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने यह तय कर दिया है कि आने वाले दिनों में यह मुश्किलें कम नहीं होंगी, बल्कि बलोचों के सामने तो अब ऐसा लग रहा है कि सरेंडर ही हो गया है। ये तमाम बातें जो आप यहां पर देख रहे हैं, ये तय कर रही हैं कि पाकिस्तान के लिए हार हर बार एक बार फिर यही आगे भी दिखाई देने वाला है। मुस्तकबिल कुछ जुदा नहीं होने वाला है। जरा ये खबरें देखिए जिनके जरिए मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से ये सब पाकिस्तान की आज की सच्चाई है। और ये सिर्फ सच्चाई आज की नहीं, आइंदा की भी सच्चाई हो जाने वाली है। जरा देखिए, पाकिस्तान से बड़ी खबर देखिए। खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू में विध्वंसक हमला हुआ है। मिरियान पुलिस स्टेशन में बम विस्फोट से हड़कंप मच गया। 24 घंटे के अंदर पाकिस्तानी पुलिस पर टीटीपी का दूसरा हमला है। ये विस्फोट में कई पुलिसकर्मियों की मौत का दावा है। धमाके में करीब 20 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। यहां पर आप ये जरा देखिए, ये एक अंतहीन सिलसिला बन गया है खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में। फिलहाल खैबर पख्तूनख्वा के हालात आपको बता रहा हूं, आगे मैं बलूचिस्तान का हाल बताऊंगा और ये बताऊंगा कि किस तरीके से पाकिस्तान के लिए हार हर बार यही तय हो गया है। मुकद्दर ने कर दिया है ये तय। मुकद्दर ने इसलिए तय कर दिया है क्योंकि उनकी नीयत पढ़ ली है मुकद्दर ने। आगे देखिए, टीटीपी के हमलों से दहला खैबर पख्तूनख्वा। अगली खबर दिखाइए जरा। टीटीपी के हमलों से खैबर पख्तूनख्वा किस तरीके से दहला है। ड्रोन हमलों से पाकिस्तानी सेना में कोहराम। जरा देखिए यहां ड्रोन हमला कैसे किया गया। बीते दिनों मैंने आपको दिखाया था बलूचिस्तान में ड्रोन हमला हुआ था। अब यहां तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने किस तरीके से ड्रोन हमला बोला है वो भी देखिए। ये जो बॉम्ब आपको नीचे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, जरा बड़ा कीजिए इस तस्वीर को। बलूचिस्तान का आज का हाल देख लीजिए। बलूचिस्तान में पाकिस्तान का सरेंडर दिखाई दे रहा है। बीएलए ने 17 पाकिस्तानी सैनिकों को पकड़ा है। बीएलए की मीडिया विंग हक्काल का बयान। बलोच लिबरेशन आर्मी, उसकी मीडिया विंग हक्काल की तरफ से यह बयान। 10 सैनिकों को हमने छोड़ा है, 7 अब भी हिरासत में हमारे पास हैं। ऑपरेशन हैरॉफ के तहत बीएलए का यह एक्शन है जहां पाकिस्तानी सैनिकों को कैप्टिवेट कर लिया गया। उनमें से 10 को छोड़ा गया है, 7 अब भी उनकी हिरासत में है। और हक्काल की तरफ से यह बयान आया है जो यहां पर आप देख रहे हैं। इसमें न सिर्फ दिखाया गया है उन लोगों को जिनको कैप्टिवेट किया गया, बल्कि बताया भी गया है कि हमने ये क्या किया है और क्यों किया है। यहां जब आप खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान का हाल देखते हैं और बीते दिनों ख्वाजा आसिफ ने जो कहा वो अगर आप याद करते हैं तो आपको यह स्पष्ट हो जाता है कि असल में इस जगह पर पाकिस्तान एकदम सरेंडर करने वाली स्थिति में आ गया है। बलूचिस्तान में मुनीर का सरेंडर जरा देखिए यहां पर क्या क्या दिखाई दे रहा है। 7 पाकिस्तानी जवान अभी बीएलए की हिरासत में हैं और बलोच लिबरेशन आर्मी का पाकिस्तान को 7 दिन का अल्टीमेटम है। 1 हफ्ता हम आपको देते हैं, यह कहा गया है। बीएलए ने अपने लड़ाकों को छुड़ाने की शर्त रखी। उन्होंने कहा कि हमारे लोग जो आपने पकड़े हुए हैं उनको रिहा कीजिए, वरना हम देखेंगे कि ये जो लोग हमने पकड़े हैं इनका करना क्या है। शर्त नहीं माने जाने पर जवानों को फांसी पर लटकाने की धमकी भी बीएलए की तरफ से दी गई है। बलूचिस्तान में बीएलए का ऑपरेशन हैरॉफ जारी है और उसी के तहत ये कार्रवाई की गई है। हमारे साथ जुड़ने वाले खास मेहमान आपको ये बताएंगे कि पाकिस्तान कल क्रिकेट के मैदान में जो दिखाई दिया, आपको मालूम है कि क्रिकेट को भी वो न सिर्फ पॉलिटिसाइज करने की कोशिश करते हैं, वो उसका एक तरीके से युद्ध रूपांतरण करने की कोशिश करते हैं।
वो वहां वो इशारे करते हैं जिनसे वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने असल में किसी जगह डोमिनेट किया। डोमिनेट अगर किया होता तो हार हर बार वाली नौबत नहीं आती। यहां पर भी वो बोल वचन जो हमेशा देते हैं वो पहले से भी जारी हैं और आज भी कम नहीं रहे, लेकिन उसके बाद हश्र क्या होता है, इसके बाद भी जीते रहने और इस तरह की बातों को करते रहने के लिए खास तरह की बेशर्मी चाहिए जो उनके पास है। ये कमोडोर कार्तिकेय काले हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। ग्रुप कैप्टन विनोद ऑगस्टीन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मॉडर्न वॉरफेयर के एक्सपर्ट, खासतौर से ड्रोन टेक्नोलॉजी। आज का जमाना जिसमें यह भी कहा जाता है कि आपको एक फाइटर जेट को खरीदने में, बनाने में जितना पैसा खर्च करना पड़ता है, क्या यह बुद्धिमानी होगी कि अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी को और आगे बढ़ाया जाए? तो कुल मिलाकर मॉडर्न वॉरफेयर किस तरीके की आजकल चैलेंजेस, चुनौतियां सामने लेकर आ रहा है, वो हमको बताएंगे। प्रोफेसर अमिताभ सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार। आप जानते हैं कि वो लड़ाइयां जो लड़ी जाती हैं युद्ध के मैदान में, उससे बहुत पहले असल में लड़ाइयां लड़ी जा रही होती हैं, जिनको लड़ाई बेशक न कहा जाए, लेकिन वही ये तय करती हैं कि जो लड़ाइयां लड़ी जाएंगी उनका आउटकम क्या होगा, वो हमको बताएंगे ब्रजेश मिश्रा, यूरोप मामलों के जानकार, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं फ्रांस से मैक्रों की भारत यात्रा। अब राफेल, एक राफेल काफी होता है पाकिस्तान को दहलाने के लिए। न जाने कितने बार झूठ बोलना पड़ता है कि हमने राफेल को गिराया, ये कहना पड़ता है उनको। अब जब इतने सारे राफेल भारत के पास होंगे तो क्या होगा आगे, और क्यों ऐसा है कि यह समझा जा रहा है कि आज की डिप्लोमेसी में अब फ्रांस का और मैक्रों का झुकाव और ज्यादा हो गया है भारत की तरफ, वो भी हम आपको बताएंगे। आजकल वैसे ख्वाजा आसिफ संसद के भीतर खड़े होकर जो कह रहे हैं, उनके लिए पाकिस्तान में जोखिम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि आप जानते हैं हाल के ही दिनों में उन्होंने ये भी कह दिया था कि पाकिस्तान किस तरीके से अमेरिका का टॉयलेट पेपर बनकर रह गया है। और यहां ये भी आप देख रहे हैं कि बलोचिस्तान में हमारे बूते की बात नहीं है, ये बात ख्वाजा आसिफ खुद कह रहे हैं। आप जरा देखिए पाकिस्तान का ये कबूलनामा और उसके नेतार्थ। जब हम हर बार की बात कर रहे हैं तो यह देखना बहुत जरूरी है, पाकिस्तान का कबूलनामा, बीएलए को हराना मुश्किल है, यह बात अब समझ में आ रही है। क्रिकेट को लेकर भी जो बड़ी बातें की जाती हैं ना, कल वो मैदान में दिखाई दे गया और इतने सारे करोड़ों करोड़ लोग देख रहे हैं, सामने घट रहा है, उसको कैसे आखिर नकारा जाए, वरना उस पर भी ये हो सकता है अपने कैप्टन को और प्रमोट करके पीसीबी का चीफ बना देते। कितनी बड़ी उपलब्धि हुई है, इनको अब चीफ बनाते हैं। तो पाकिस्तान के लोग ये समझते हैं कि अगर उपलब्धि नहीं होती तो इनको चीफ क्यों बनाया जाता, यही समझते हैं वो मुनीर के मामले में। अब जरा यहां देखिए, बीएलए लड़ाकों के पास 20 लाख की राइफलें हैं, हमारे आदमी के पास तो वो कहते हैं कि इसका एक दहाई वाला हिस्सा भी नहीं होता। ऐसे में जब उनके पास इतने सोफिस्टिकेटेड गियर्स हैं, हम उनसे लड़ेंगे कैसे? $4000-5000 के थर्मल लेजर सिस्टम्स उनके पास होते हैं। उनके पास लड़ाई करने वाला एक जो लड़ाका है, उसके पास उसकी राइफल से लेके अंधेरे में देखने की क्षमता वाली डिवाइसेस से लेकर किसी के शरीर के टेम्परेचर से उसको उसके वहां होने की बात भांपने वाला, उस पर निशाना लगाने वाला, ये तमाम जो उपकरण की मौजूदगी होती है वो बलोच लोगों के पास है, हमारे पास तो वो है नहीं। ये बात खुद ख्वाजा आसिफ ने मानी है। लड़ाकों के पास ये भी कहा जा रहा है कि $20,000 ये कॉम्बैट गियर पैकेज जो होता है, इतना ज्यादा उनके पास है, हमारे पास तो वो है ही नहीं है। ख्वाजा आसिफ ये बात बता रहे हैं। एक तरीके से ये अपने आप में सरेंडर की मुनादी है और ये बताता है कि हार यहां हर बार होना तय है। सेना और पुलिस के पास हथियारों की कमी है, जियोलॉजिकली वहां की जो टेरेन है, वहां का जो भूगोल है वो ये तय करता है। असल में भूगोल तय नहीं करता, बलोच अपनी मिट्टी से प्यार करता है, बलोच वहीं का रहने वाला है, बलोच को अपने मादरे वतन से मोहब्बत है, वो उसके लिए जान दे सकता है। पाकिस्तान ने वो जगह कब्जाई हुई है। जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है वो धोखे से बनवाया गया था, जिसमें जिन्ना के दस्तखत उस दिन के थे, लेकिन जो उस समय बलूचिस्तान के राजा थे उनके दस्तखत बाद के दिनों थे, जिनको कैप्टिवेट करके रखा गया था, नजरबंद करके रखा गया था और उनसे जबरन साइन कराए गए थे। तो ये फर्क है, एक को अपनी मिट्टी से प्यार है और दूसरा उस जगह को कब्जे वाली जमीन के तौर पर इस्तेमाल करता है। और जब तक यहां से जुड़ाव नहीं होता, कोई उसके लिए जान देने के लिए तैयार नहीं होता। इसलिए सेफ्टी गियर्स नहीं है, वहां के लोगों का जुड़ाव है अपनी मिट्टी के साथ, और इसीलिए वो किसी भी दिन किसी भी पाकिस्तानी सैनिक के ऊपर भारी पड़ने का मादा रखते हैं। अब जरा देखिए, लड़ाकों के पास से सेना से ज्यादा आधुनिक हथियार, कुल मिलाकर वो तमाम बातें जो एक्सक्यूज के तौर पर सामने रखनी है और ये बतानी है कि इस वजह से हम कर नहीं पा रहे हैं। एक्चुअली ख्वाजा आसिफ ने वो बताने की कोशिश की है। ये बात बताती है कि बलोच हो या उधर तहरीके तालिबान पाकिस्तान, इस समय जो पाकिस्तान के लिए इस पूरे इलाके में इबारत लिखी हुई है वो यही लिखी हुई है, हार हर बार। क्या इससे अलग कोई मुस्तकबिल उनके मुकद्दर ने उनके लिए तय किया है क्या कमोडोर काले?
नहीं लगता दिनेश जी कि उनके लिए और कोई मुस्तकबिल या और कोई मुकद्दर। ये सवाल पूछने की वजह है सर, पाकिस्तान ने आर्मी एक तरीके से वहां आ जाए अमेरिका की, इसकी भी पटकथा तैयार कर दी है उनको मिनरल्स का लालच देके, और चाइना की मौजूदगी है ही वहां। तो एक दिन क्या उनके बूट्स ऑन द ग्राउंड होंगे और क्या वो बलोच को सप्रेस करेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि पाकिस्तान को जियोपॉलिटिकली अगर देखा जाए तो उनको पटकनी मिलने वाली है, बिकॉज अमेरिका जो उनका दोस्त है, अगर वो रेयर अर्थ मिनरल्स या जिस तरह की मिनरल संपदा जो है बलूचिस्तान में है उसको एक्सट्रैक्ट करना चाहता है, तो वहाँ पर डेफिनेटली पीस का होना बहुत जरूरी है। देखिए, बीएलए के साथ, और जो रूमर्स आ रहे हैं वो ये है कि अमेरिकन अभी डायरेक्टली इन कांटेक्ट हैं बीएलए के जितने लड़ाके हैं उनके साथ, और उनके साथ बातचीत चल रही है कि किस तरह से उनको सपोर्ट किया जाए ताकि वहां पर जो भी काम अमेरिका करना चाहता है वो सब हो सके। ठीक है। देखिए, विदाउट जमीन पे जो लोग हैं उनकी हेल्प के बिना ये सब पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो धोखा पाकिस्तान को जरूर मिलने वाला है, हार उनको जरूर मिलने वाली है। मैंने पिछली बारी भी कार्यक्रम में बोला था कि रिलीजियसली वो इकट्ठे हो सकते हैं, लेकिन एथनिकली पाकिस्तान बहुत डिवाइडेड है, और जो देश एक झूठ के बेसिस पे इकट्ठा किया गया हो वो अलग अलग होना। अब तो ये भी समझा जा रहा है सर कि जब से ये हार हुई है तब से इमरान खान और ज्यादा याद आने लगे हैं वहां के लोगों को। ये इमरान खान बीते 24 घंटों में बड़ी शिद्दत से याद आए हैं वहां के लोगों को, और इस वजह से अब वहां पर ये जो इमरान खान, उनके परिवार के लोग और उनकी जो पार्टी है वो और ज्यादा एग्रेसिव हो गए हैं, और ये आने वाले दिनों में बड़ा खतरनाक हो सकता है प्रोफेसर अमिताभ, क्योंकि वहां के लोगों को भी क्रिकेट छू कर जाती है अंदर तक। नहीं, बिल्कुल। अगर आप पाकिस्तान को ही देखें तो वहाँ जो उनके पीसीबी की चीफ हैं उनके खिलाफ हुआ, चाहे अगर आप शोएब शाहिद अफरीदी और दूसरे जो हैं शोएब अशरफ, उन्होंने भी इस पर ऑब्जेक्ट किया कि किस तरह ये काम हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान में इस समय जो सबसे पॉपुलर है और सबसे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर बन सकता था वो इस समय जेल में है। उसकी हालत क्या है, एक आंख खराब होने को है, फिर भी वो नहीं छोड़े। और पाकिस्तान ही वैसा स्टेट है जहां आप देखेंगे कि जब कोई प्राइम मिनिस्टर हटता है पद से तो या तो वो रियाद, जेद्दा, दुबई या इंग्लैंड में होता है। तो इस तरह के जो सिचुएशन रहेंगे जहां डेमोक्रेसी नहीं रहेंगी, वहां बलोच लड़ा के 20,000 के गियर लेके तो घूमेंगे ही। अगर आपको वहां की उन्नति चाहिए तो सबसे पहले वहां के लोगों को इन्वॉल्व करना होगा। बलोच सबसे ज्यादा डिप्राइव्ड है उस पूरे सेक्शन में। वो हमेशा कहते हैं कि पंजाबियों का यहाँ डोमिनेशन हो रहा है, लेकिन मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही है, इस पूरे इलाके में परेशान होने के बावजूद वो लोग अब भी अफगानियों को डिपोर्ट करने में लगे हुए हैं। उनको यह भी मालूम है कि इस बात से उस तरफ रहने वाले अफगानिस्तान के लोग और वहां की सरकार बहुत ज्यादा नाराज हैं। इसके बावजूद ये करते चले जा रहे हैं। इसकी वजह क्या है? अब आज भी यही खबर आई कि और हजारों लोग डिपोर्ट किए गए हैं अफगानिस्तान के। कि ये अफगानियों का और पठानों का सबसे दुर्भाग्य है कि वो उस समय में जो तीसरा जनरेशन इस समय वहां पढ़ रहा था उनको भी वापस किया जा रहा है, और यही सबसे बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन है तालिबान और इस समय पाकिस्तान गवर्नमेंट के बीच। क्योंकि जिस तरह से उनको यूज किया गया था उन अफगान लोगों को, उनको किसी भी तरह उनको सरेंडर कर दे, किसी के हाल छोड़ दो और उसका कोई माई बाप नहीं हो, तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था जो जिसने तहरीक तालिबान पाकिस्तान को राइज किया या उसका उदय हुआ। और अभी तालिबान के साथ जो उनके संबंध है वो हम सब जानते हैं। ये जो आपने बात कही ना सर, इन्वॉल्व करना होगा, आपको महसूस कराना होगा कि आप अपने लोग हैं, वो पश्तून हो या फिर बलोच हो, और ये वहां पर नहीं हो रहा है। ये क्लियर कट दिखाई दे रहा है। ऐसे में विनोद ऑगस्टीन सर, ये जो कहा जा रहा है बड़े सोफिस्टिकेटेड गियर्स हैं इनके पास, ये कहां से आ रहे हैं बलोचों के पास? ये पता नहीं कहां से आ रहे हैं, कौन इनको इतना सारा डॉलर दे रहा है और कौन है वो जेम्स बॉन्ड इनको इतना हेल्प कर रहा है। ये जो पते की बात जो है वो राज ही रहेगा मेरे ख्याल। ये राज उजागर होने की संभावना नहीं है। दिनेश जी, आपके बिना अड़ी के बिना आप अधूरे रहे, और धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। लेकिन ये एक चीज मैं जरूर कहूंगा आज, और आपने इसका बहुत अच्छे से एक रूपांतरण दिया है अभी तक। आज ज्यादा, और इन्होंने पटल पे भी एक बात कही ख्वाजा साहब ने, ज्यादा ब्रेव सोल्जर नहीं जीतेगा आज ज्यादा ब्रेव और ज्यादा स्मार्ट सोल्जर जीतेगा। ब्रेवरी नहीं है यहाँ पे। ब्रेवरी दिखा करके आप एक तलवार लेकर के जाएंगे, आप पक्का मरेंगे। जिनके पास नाइट विजन गॉगल है, 20 लाख का वेपन है, वो आपको दूर से देखेगा, दूर से मारेगा, या दूर से बंदी बना के आपको फिर से 71 जैसे पैंट उतारो सेरेमनी कराएगा। लेकिन
पहले देखो, पहले समझो और पहले स्ट्राइक करो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है दिनेश आज। और ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं, पहली बात। और दूसरी बात, ये तीनों अलग अलग बिंदु हैं। पहले देखो में हमें पहले देखने वाली जो स्ट्रेटेजिक सर्वेलेंस ड्रोन चाहिए, रेडार चाहिए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेयर IACCS चाहिए। पहले समझने के लिए हमें डिसीजन मेकिंग सपोर्ट सिस्टम चाहिए, हवा में ही नहीं, ग्राउंड में भी। पहले स्ट्राइक करने के लिए हमारे पास स्कैल्प मिसाइल चाहिए, ब्रह्मोस चाहिए। तो बिना ये सारे चीजों को आप मिला करके इस युद्ध भूमि में नहीं उतारेंगे तो बलूच जीत नहीं पाएंगे। जो बलूच के दोस्त हैं ये जानते हैं, इसीलिए बलूच को धीरे धीरे। आपने दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें कही हैं सर, मैं अपने दर्शकों के लिए दोहरा देता हूं। विनोद ऑगस्टीन सर जो कह रहे हैं उसको समझने की आवश्यकता है। एक तो ये कि सिर्फ जज्बे से काम नहीं चलेगा, स्मार्टनेस भी चाहिए, आपको सोफिस्टिकेटेड वेपन्स भी चाहिए, लेकिन वो जज्बा चाहिए। और वो जज्बा इससे नहीं आता कि आप वहां के लुटेरे हैं, जज्बा इस बात से आता है कि आप उस मिट्टी से प्यार करते हैं। और क्या ये प्यार वाली बात है? पश्तूनों में है प्यार वाली बात, क्योंकि उस पूरी जगह को अपना मानते हैं। कहते हैं डूरन ने यहां धोखे से ये लाइन खींचकर हमको बांटने की कोशिश की, हमको मंजूर नहीं है। बलोचों को है अपनी जगह से प्यार, लेकिन वो लोग जो काबिज हैं, और कहा जाता है कि वहां के जो पंजाब प्रोविंस के लोग हैं उन्होंने बाकी सब जगह को गुलाम बना रखा है, क्या उन लोगों में जज्बा भी है? ना जज्बा है ना स्मार्टनेस है, तो जंग जीतेंगे क्या? और दूसरी बात जो कहा जा रहा है कि जिसका ऊडा लूप जितना छोटा होगा, ऑब्जर्व करो, ओरिएंट करो, डिसाइड करो, एक्ट करो, लेकिन ये करने में समय कितना कम ले रहे हैं आप, उसी से आपकी जीत तय होगी। तो आगे ये खबर देख लीजिए जरा, पाकिस्तान की हार हर बार में ये हार भी शामिल है इंटरनेशनल बेइज्जती वाली। न जाने कितने बार हो गया, शहबाज शरीफ घुसे जाते हैं गेट क्रैश करके पुतिन से मिलने के लिए। पुतिन कहते हैं अभी टाइम नहीं है, बाहर रहने दो, इनको बाहर खड़ा रख कर दो। यहां देखिए क्या हुआ आसिम मुनीर के साथ। म्यूनिख में आसिम मुनीर का वीडियो वायरल है। यह वीडियो बड़े ध्यान से देखिएगा, सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के दौरान का वीडियो है। सुरक्षा कर्मी ने मुनीर से कहा पहले अपना परिचय पत्र दिखाइए, आप हैं कौन? और जाहिर है ये तो बड़ी शान में गुस्ताखी के तौर पर लिया गया होगा मनी मन, लेकिन दुनिया को अपना दर्द बताएं कैसे। सुरक्षा कर्मी ने मुनीर का आईडी कार्ड चेक किया, कॉन्फ्रेंस में एंट्री के लिए आईडी कार्ड चेक किया गया। वैसे तो अगर इनके पास आईडी कार्ड भी होता है पाकिस्तान के लोगों के पास, तो वो आईडी कार्ड देखने के बाद आदमी और घबरा जाता है, ओहो ये तो पाकिस्तान से है। और यहां तो आईडी कार्ड भी चेक कर लिया गया और आदमी कौन था वो भी देख लिया गया, आसिम मुनीर। अब जरा यहां पर देख लीजिए, ये फर्क पड़ता है क्या इनको? इंटरनेशनल बेइज्जतियों की एक बड़ी सी चेन है, बड़ा सिलसिला है। कोलंबो में भी जो हुआ वो क्या था? इतनी बड़ी हांकने के बाद इतनी ह्यूमिलिएटिंग डिफीट, कैसे उसके बाद आप आगे भी अपनी डींगों के लिए तैयार रहते हैं? इसके लिए भी एक खास किस्म का कैरेक्टर चाहिए। मुनीर की इंटरनेशनल बेइज्जती दावा यह है कि जर्मनी में पाकिस्तानी फील्ड मार्शल मुनीर की बड़ी फजीहत हुई है। जो बात आपने देखी वो जरा टेक्स्ट में भी आपको समझा देता हूं। म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए ये आसिम मुनीर द फील्ड मार्शल, वो जिन्होंने संविधान तक को बदलवा दिया अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, वो वहां गए थे। लेकिन म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में शामिल होते वक्त जब वो वहां पर पहुंचे तो गार्ड ने कहा एक्सक्यूज मी, आपका कार्ड कहां है, जरा परिचय पत्र दिखाइए आपका। महिला सुरक्षा कर्मी ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को रोका और कहा पहले ये तो दिखाइए आप हैं कौन। तो वो जो है ना कि मेरे बड़े चर्चे हैं, ट्रंप मुझको दावत पर बुलाता है, और देखिए आप हमारी कूटनीति का कमाल कि हमने बड़ी बड़ी ताकतों को साथ रखा है। जरा देख लीजिए, पाकिस्तानी आवाम इसे सरकार की खराब कूटनीति बता रही है। वो ये बता रही है कि इस तरह के मामलों में पहले ही परिचय पत्र, आवश्यक डॉक्यूमेंट्स उन जगहों पर पहुंचा दिए जाते हैं और ये सुनिश्चित किया जाता है कि वहां पर आपका जब राष्ट्राध्यक्ष या उस किस्म का कोई व्यक्ति पहुंचे तो उसके सामने उसके लिए इस तरह के हालात पैदा ना हो। लेकिन यही होता है कि अगर आपको प्रोटोकॉल का पता हो, आपके अधिकारी उसके लिए तैयार हो, और ऐसा नहीं होता कि संविधान में आप केवल संशोधन करा दीजिए उसके बाद हर कोई आपको सलाम ठोकने के लिए तैयार हो सकता है। नहीं कि किसी ऑफिसर ने कहा रुकिए संविधान में संशोधन तो हो गया, अब आपको आपकी हैसियत भी दिखा देते हैं। इससे भी आप इनकार नहीं कर सकते। कोमोडोर काले, मैं सही कह रहा हूं? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए मैंने पिछली बारी भी एक बारी, जब याद है आपको, जब वो बाहर वेट कर रहे थे और अंदर मीटिंग चल रही थी रशिया पुतिन और उनकी, तब ये बात बोली थी कि किसी भी आदमी की इज्जत उसकी देश की इज्जत के बराबर होती है। यदि आप देश के सुप्रीम लीडर हैं तो आपकी इज्जत आप जिस देश का प्रतिनिधि करते हैं उसी के बराबर होती है। यानी एक तरह से आपको आपके देश का प्रतीक यानी सिंबल देखा जाता है। तो इस समय यदि आसिम मुनीर की जो बेइज्जती हो रही है वो एक्चुअली पाकिस्तान की बेइज्जती है, ये पाकिस्तान को समझना चाहिए।
और अपना रास्ता सही करना और सर मैं ये सोच रहा हूं कि कल कितने टीवी सेट्स टूटे होंगे, पहले तो कितने बच्चे होंगे बिल्कुल घरों में, और कितने टूट गए होंगे पाकिस्तान में, पाकिस्तान के घरों में। जरा ये भी देखिए, क्रिकेट में भी भारतीय धुरंधरों ने पाकिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ियों को ढेर कर दिया। T20 वर्ल्ड कप में शहबाज के क्रिकेटर्स की 61 रन से शर्मनाक हार हुई और इसके बाद पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी बौखला गए। पाकिस्तान की हार पर बौखलाए पूर्व खिलाड़ी शाहिद अफरीदी का फूटा खिलाड़ियों पर गुस्सा, टीम से सीनियर खिलाड़ियों को निकाला जाए कहा अफरीदी ने, अपने दामाद तक को निकालने के लिए कह दिया अफरीदी ने। आप समझ लीजिए कि ये दर्द कितना ज्यादा बढ़ गया है और अभी ये विलाप बहुत दिनों तक चलेगा। और मैंने जैसा आपको बताया, वश नहीं चलता वो जो इतने सारे लोगों ने देखा है क्लियर कट, जिसका प्रसारण होता है सीधा, उसको कैसे आखिर झुठला दिया जाए। हालांकि अब जब से ये सोशल मीडिया आ गया है तो ऑपरेशन सिंदूर के समय भी सीधे प्रसारण से कम नहीं था, जब रात के अंधेरे में आप देख रहे थे कि वो जो मोटरसाइकिल से जाने वाला एक व्यक्ति था वो ऊपर वाले को आवाजें लगा रहा था, कह रहा था आज बचा लो हमको, ये देखो रात में लग रहा है कि सूर्य उग आया है। जब ब्रह्मोस मार रही थी वहां तो इसी तरह का हाल था। बहरहाल अब ये देखिए, पाकिस्तान की शर्मनाक हार पर लोग क्रिकेट टीम के साथ साथ सरकार को कोस रहे हैं। एक यूट्यूबर ने तो हार का गुस्सा अपने परिवार तक पर निकाल दिया। तो फिर आप अंदाजा लगा लीजिए कि इनके लिए कौन सगा है। अगर ये शियाओं के साथ बीते दिनों आपने देखा 6 तारीख को इसी महीने के किस तरीके से उनके एक मस्जिद में विस्फोट हुआ है, अहमदियों के साथ क्या करते हैं देख लिया आपने, हिंदुओं के साथ तो छोड़ ही दीजिए वो क्या करते हैं वहां पर, परिवार के लोगों के साथ क्या करते हैं, तो इनका क्या कैरेक्टर है और क्या कंडक्ट बताने की आवश्यकता नहीं। लेकिन अब बात पाकिस्तान के लिए एक और बुरी खबर की, यानी भारत के योद्धा राफेल की। देखिए जरा यह खबर, कल भारत दौरे पर आ रहे हैं इमानुएल मैक्रों आ रहे हैं भारत। 17 से 19 फरवरी का भारत दौरा, पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता, रक्षा समेत कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। AI समिट में शामिल होंगे फ्रांस के राष्ट्रपति, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर जो समिट है उसमें भी शामिल होंगे, और जाहिर है राफेल डील को लेकर भी पूरी दुनिया की निगाहें। अब जरा यहां पर देखिए, भारत आ रहे हैं मैक्रों तो दुश्मनों में खौफ है। एक तो चाइना, आप जानते हैं राफेल को बदनाम करने की हर चंद कोशिश की गई। ये जब एक प्रोपेगेंडा पाकिस्तान की तरफ से फैलाया जा रहा था तो मार्केट में उनके चेंगडू फाइटर जेट का भाव बढ़े और राफेल का भाव नीचे आए, ये चाहा जा रहा था, इसलिए तमाम प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की गई। तो पाकिस्तान जो कोऑर्डिनेट्स दे रहा था उस समय, पाकिस्तान को चाइना जो कोऑर्डिनेट्स दे रहा था वो चाइना और पाकिस्तान, ये दोनों ही देश इस समय क्या सोच रहे होंगे, दुश्मनों में क्यों है खौफ। जर्मनी में पाकिस्तानी फील्ड मार्शल मुनीर की फजीहत हुई है, ये तो आपको मालूम है। क्यों है इस समय खौफ और क्या पूरा प्रीटेक्स्ट है जिसमें यह यात्रा हो रही है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन को टक्कर देने की रणनीति जाहिर है इस दौरान बनेगी, जाहिर कितनी होगी मालूम नहीं, लेकिन यह रणनीति बनकर रहेगी। फ्रांस की चीन के बढ़ते प्रभाव से एक संतुलन साधने की कोशिश भी है। यह मालूम है कि इन दिनों अमेरिका किस तरीके से बिहेव कर रहा है, लेकिन चाइना कॉन्टिन्यूअसली मुस्तकिल कैसा बर्ताव करता रहा है, कितना मानता है वो इंटरनेशनल नियमों को, यह दुनिया देखती रही है, लिहाजा यह सोचा जा रहा है। और फ्रांस के साथ राफेल डील के बाद पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा टेंशन है कि वो जो झूठ फैलाया था हमने, किसी तरीके से रोग आके अपने लोगों को कन्विंस किया था कि नहीं हमने मारे हैं, हमारे नहीं आए हैं, हमारे फाइटर डाउन नहीं हुए, अब हम क्या करेंगे, इतने सारे राफेल को कैसे संभालेंगे। फ्रांस के साथ राफेल डील के बाद पाकिस्तान में बहुत बुरी तरह डर है। अब सवाल यह है कि इमैनुअल मैक्रों की ये विजिट, ये जो तमाम पॉइंटर्स हैं ये तो मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन हमारे विशेषज्ञ आपको ये बताएंगे कि अंडरलाइन करने वाली वो कौन कौन सी आइटनरीज हैं जिन पर दुनिया की निगाहें होंगी। आपसे पहले ऑगस्टीन सर। देखिए, दो चार चीजें हमें स्पष्ट समझना होगा। राफेल के साथ साथ हमारे कैपेबिलिटी में वृद्धियां क्या हो रही हैं। एक जमाना होता था जब हम ज्यादा सोल्जर, ज्यादा टैंक, ज्यादा जेट, उस पर तवज्जो देते थे। आज आपको मैं बताऊं, और आईडी के माध्यम से लोगों को आज तवज्जो है दिनेश जी, सेंसर पे, ड्रोन्स पे, डेटा पे, और AI समिट होने जा रहा है AI पे। तो आप इनका मिश्रण देख लीजिए, ये 2 और 2 5 है, 2 और 2 4 नहीं है। ज्यादा बढ़िया सेंसर, इतना ज्यादा बढ़िया ड्रोन ना हो, ज्यादा बढ़िया सेंसर हो, और सरहद के इस पार 20, 30, 50, 100 किलोमीटर दूर से देखे, 100 किलोमीटर दूर से एनिमी को जैम करे, उनका डेटा चुरा करके या फिर ईव्स ड्रॉपिंग करके AI के माध्यम से डिसीजन मेकिंग, जैसे आपने उडा लूप का जिक्र किया, उस पे काम करे और हम डिसीजन पहले ले पाए। तो
पहले मैन पावर इंपॉर्टेंट थी, आज मैन पावर और माइंड पावर, और माइंड पावर में मैं एआई को भी जोड़ूंगा। ये तीनों मिल करके काम करेंगी और जो इस पे फतेह पा लिया दिनेश जी, वो आगे की लड़ाई जीतेगा। ये आप स्वर्ण अक्षर से लिख के ले लीजिए मेरे से। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आज आप देखते हैं ड्रोन की, आपने शुरू में मैंने जिक्र किया, आप जानते हैं हम ड्रोन पे बड़ा काम करते हैं। आज ड्रोन आपको बॉर्डर पे दिखेगा, समुद्र पे दिखेगा, सिटीज के ऊपर दिखेगा, पुलिस भी इस्तेमाल करते हैं। करते क्या है ये ड्रोन? देखते हैं, ट्रैक करते हैं, लाइव वीडियो देते हैं आपको, टारगेट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, वो भी इतनी तेजी से आइडेंटिफाई करते हैं कि इंसानी कैपेबिलिटी के बाहर आप 100-200 लोगों में से दिनेश को ढूंढ के निकाल के वो एआई बता देगा कि यहाँ खड़े हुए हैं दिनेश जी, शायद ये दिनेश जी हैं, आप जाकर के देख लीजिए। तो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं, खुद एक्ट कर सकते हैं। कुछ एक और चीजें मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, वो मेरे ख्याल से मेरे दर्शकों की भी क्यूरियोसिटी है जिस पर आप उनको एनलाइटन कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं कार्तिकेय काले सर आपको यहां बुलाना चाहता हूं। कुछ एक चीजें आप मेरे पास आ जाएं प्लीज। जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं चाहता हूं आप भी यहां पर रहें और हमारे दर्शकों को जिन पॉइंटर्स पर आपको लगता है कि एलैबोरेट करने की जरूरत है वो प्लीज हमको मदद कीजिएगा। टू फ्रंट वॉर पर क्या भारत है तैयार? जरा देखिए यहां पर मैं आपके सामने क्या क्या रख रहा हूं। ये 114 रफेल आने वाले हैं, पहले से मौजूद हैं 36 रफेल, आप जानते हैं हमारे पास, और नेवी को जो मरीन वर्जन है वो 26 रफेल मिलने वाले हैं। बड़ी बात क्या है, फ्रांस के साथ 3.25 लाख करोड़ के रक्षा समझौते पर मुहर लगी है। लेकिन यहीं पर मैं कहूंगा लोग ये बहुत बड़ी डील मान रहे हैं, लेकिन कहते हैं असल में जो उधर डील हुई है $100 बिलियन से ज्यादा बड़ी डील सऊदी और अमेरिका के बीच में, उसके मुकाबले ये छोटी। ये कंपैरिजन क्यों करते हैं लोग? नहीं, कंपैरिजन देखिए, इस कंपैरिजन का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज जो डील पैसे के बेसिस पे होती है वो कई सारी चीज़ों को, और ऐसी बड़ी डीलें जो है सामरिक दृष्टि से उनमें दो देशों के बीच में जो रिलेशनशिप है, जो रिश्ता है, वो भी दर्शाती है। और देखिए दो प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट मैक्रों के बीच में जो रिश्ता है उसको भी दर्शाती है। तो G2G डील्स जो होती हैं, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील्स जो होती हैं, जो बिना बिचौलियों के, बिना एक्चुअली कोई बहुत बड़ी प्रोसेस, केवल गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो करी जाती है, वो डेफिनेटली हमेशा अच्छी डील ही होगी। तो कार्तिकेय काले सर जब ये कह रहे हैं तो हमको ये भी समझना चाहिए असल में सऊदी और अमेरिका के बीच में हुई डील को, सऊदी का इंक्लिनेशन इधर ये माना जा रहा है कि जो नेटो का सपना है, मुस्लिम नेटो बनाने का पाकिस्तान का सपना, हो सकता है कि सऊदी की तरफ से उसमें मदद मिले, टर्की की तरफ उसमें मदद मिले, इसलिए वो इस डील का जिक्र करते हैं कि वो डील ज्यादा बड़ी है। लेकिन अब जरा यहां देखिए, 96 रफेल फाइटर जेट भारत में ही बनाए जाएंगे। इनमें से जो 114 आ रहे हैं, 96 रफेल, और उसका भी 50% हिस्सा जो है पूरी तरीके से इंडिजिनस होगा। 10वां एविएशन के पास 18 विमान उड़ने के, मतलब जो रेडी टू फ्लाई कंडीशन में 114 में से होंगे वो 18 में होंगे, 90 जो होंगे वो ऐसे होंगे जो भारत में बनेंगे। 10वां एविएशन के पास 18 विमान। अब ये जो सर, ये जो बाइफर्केशन है, यहां बनाने वाला 50% भारत के ही कलपुर्जे और जो मशीनरी उसमें लगेगी। बिल्कुल। ये क्या और मारक बनाएगी? ये क्यों तय किया गया है? जब ये लिया गया तो ये क्यों किया गया कि ऐसा बाइफर्केशन हो? देखिए, एक टेक्नोलॉजी में एक टर्म है लीप फ्रॉगिंग जिसे बोलते हैं। टेक्नोलॉजी लीप फ्रॉगिंग का मतलब होता है कि सब कुछ आपको बनाने की, और आपको अपने R&D लैब में तैयार करने की जरूरत नहीं है। यदि दुनिया किसी एक लेवल पे पहुंच गई है तो आप उस लेवल को सीख के आप उस लेवल को यूज कर सकते हैं, लीप फ्रॉग, यानी उसके ऊपर चढ़ के आप आगे कूद सकते हैं। तो वो ऊंचाई यदि दुनिया ने पहले ही एस्टैब्लिश कर लिया तो आप कर सकते हैं। देखिए रफेल जो है 4.5 जनरेशन का बहुत ही मॉडर्न और इफेक्टिव एयरक्राफ्ट है। इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे आमका में भी उसका कुछ पार्ट होगा, और उससे फर्दर डेवलप करके हम आमका वगैरह में यूज करेंगे। इनफैक्ट मार्क 2 में भी हम इस टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं। तो जितना ज्यादा इंडस्ट्रियल बेस और प्रोडक्शन बेस हम इस हवाई जहाज के बारे में, कंपोनेंट्स के बारे में, यानी इंजीनियरिंग, मैकेनिक्स, टेक्नोलॉजी, ये सब जैसे ही हम अडॉप्ट करेंगे वैसे ही हम इसको अपने देश में जो बना रहे हैं, हम मेक इन इंडिया जिसकी हम इतनी बात करते हैं, आत्मनिर्भरता, उसकी तरफ यूज कर सकते हैं। तो ये डील केवल एक हवाई जहाज खरीदने की डील नहीं है। इस डील के पीछे जो 50 से 60% का जो भारत का जो कंट्रीब्यूशन है, ये कंट्रीब्यूशन एक तरह से मेरे विचार से एक सीढ़ी है, जिस सीढ़ी पे हम ऊपर चढ़ रहे हैं। जो सीढ़ी हम खुद चढ़ते तो शायद समय लगता। अभी चलते हैं जरा, आइए ब्रजेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीधे फ्रांस से। मैक्रों की ये विजिट और फ्रांस में लोगों के दिलों में इस समय और दिमाग में क्या चल रहा है, मीडिया क्या लिख रहा है, अगर हमको बता सकें आप ब्रजेश भी। थैंक यू फॉर हियरिंग हियर। यस, मीडिया में जो ये रफेल डील हुआ यहाँ के फ्रंट पेज पे आया, सबसे अच्छी बात ये है। दो चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहूँगा क्योंकि हमारे एक्सपर्ट ने बहुत कुछ बता दिया ऑलरेडी रफेल के बारे में। दो चीज़ जो मेन चीज़ था, मैक्रोन का ये लास्ट विजिट होगा एज ए प्रेसिडेंट इंडिया, ओके। तो मैक्रोन के पास भी एक लाइबिलिटीज़ थी, कुछ ऐसा बड़ा सा डील किया जाए जो उनके लोकल पॉलिटिक्स, क्योंकि नेक्स्ट ईयर, डोंट फॉरगेट, नेक्स्ट ईयर इलेक्शन है यहाँ पे, ठीक है।
और उनको अपनी जो एरोस्पेस इंडस्ट्री है उनको बूम करना था। तो ये डील फ्रांस के लिए पहली बात तो फर्स्ट पेज पे कवर किया, पूरा डील अच्छे से डिस्क्राइब किया गया। एंड गवर्नमेंट इटसेल्फ ये डील काफ़ी इंपॉर्टेंट था। कोई गवर्नमेंट ठीक है यहाँ पे पॉलिटिक्स में इतना इन्फ्लुएंस नहीं करता, बट अगर आप इंडस्ट्री सेक्टर में जाओगे एरोस्पेस में तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इसको इम्पैक्ट करता है। और यहाँ की लोकल पेपर्स में यहाँ तक दिखाया है कि 2030 तक माइट बी जो राफेल होगा वन ऑफ द सेकेंड लार्जेस्ट फाइटर जेट होगा जो वर्ल्ड में सेल किया जाएगा। तो इस तरह से ये डील नॉट ओनली फ्रांस के लिए, नॉट ओनली इंडिया के लिए, शायद यूरोप के लिए भी बड़ा सा डील प्रपोज कर रही है फ्रेंच गवर्नमेंट कि हम एरोस्पेस में कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने वाले हैं कमिंग टाइम में। 2-3 पॉइंट और था कि यहाँ के जो मार्केट्स था, जो मीन्स आप बोल सकते हैं इकोनॉमिक इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा करने वाला है, ठीक है। ये दिखाता है कि आप कितना स्मार्ट होने जा रहा है फ्रांस जी, नॉट ओनली फॉर द फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट के लिए और फॉर टेक्नोलॉजी में अगर हम यूज करेंगे। इसीलिए जो इस समिट को इस मीटिंग को रखा क्यों गया, ये भी हमको फोकस करना, AI को रखा गया। आप समझो कि जब लास्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर मोदी यहाँ पे आए थे फ्रांस में, उस टाइम पे डिस्कशन होना स्टार्ट हो गया था। उस समय डिसाइड हुआ था कि AI जो समिट होगी वो इंडिया में होगी। तो ये जो मीटिंग दिखाया गया है, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ पर्टिकुलर राफेल को, ये एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर जो फ्रांस है इंडिया के साथ, उसको ये लोग फिक्स करना चाहते हैं कि नो, रसिया के बाद शायद फ्रांस ही होने वाला है लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स के लिए और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनर के लिए, लॉन्ग टर्म वेपन्स खरीदने के लिए फ्रांस में। सेकंड थिंग, एक चीज और दिखा गया है यहाँ पे फ्रांस में कि जो गवर्नमेंट आने वाली है, ये थोड़ा सा पॉलिटिकल व्यू है, बट जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आने वाली है जो फोकस है वो अपने राइट विंग्स का है। तो फ्रेंच गवर्नमेंट जो मैक्रोन चाहते हैं कि इंडिया में जो गवर्नमेंट है अभी राइट विंग गवर्नमेंट है समथिंग लाइक, तो वो अपने आप ये नहीं शो करना चाहते हैं कि आई एम अगेंस्ट राइट विंग समथिंग लाइक। तो ये समझ लीजिए कि भारत के साथ, भारत के मौजूदा नेतृत्व के साथ कदम ताल करना, बड़े बड़े मुल्कों में वहां के हुक्मरानों की कुर्सियां बची रहें, इसके लिए भी जरूरी हो गई। अब आप समझ सकते हैं कि भारत की अहमियत आज के दौर में कितनी ज्यादा। लेकिन भारत की अहमियत इतनी है तो राफेल की अहमियत के संदर्भ में जरा ये देख लीजिए क्यों जरूरी है राफेल। ये भी आपके सामने रख देता हूं कुछ एक चीजें, ये अधिकांश चीजें तो ऐसी जिन जो आप ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन कुछ चीजें आप देखेंगे तो आपको एक पर्सपेक्टिव मिलेगा। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पाकिस्तान में किस तरीके से तबाही मचाई, कैसे भारत की सीमा में, भारत की धरती में ही ऊंचाई हासिल करने के बाद यहां से वो मिसाइलें निकली जिन्होंने पाकिस्तान में तबाही मचा दी, वो आप देख रहे हैं। ये इसलिए भी जरूरी है कि भारत के पास 29 ऑपरेशनल स्क्वाड्रन है, 13 की कमी भारत के पास है। और लॉजिस्टिकली आपके लिए नंबर इंपॉर्टेंट है। ये नंबर क्यों इंपॉर्टेंट है ये आगे विनोद ऑगस्टीन सर आपको बताएंगे। और इसलिए भी जरूरी है कि चीन बॉर्डर पर करीब 18-20 स्क्वाड्रन, चाइना एक बड़ा थ्रेट है और ये चाइना के साथ जो थ्रेट है उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लिहाजा ये बड़ा आवश्यक है। पाकिस्तान की सीमा पर करीब 18-20 स्क्वाड्रन, ये भी कहा जाता है स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के जानकारों की तरफ से कि हमारे पास इन स्क्वाड्रन का होना, उनमें नंबर्स पूरे होना बड़े आवश्यक है। विनोद ऑगस्टीन सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, ये बहुत सारे लोग जो इसकी भी दलील देते हैं कि हम इस पक्ष में नहीं हैं कि इतना ज्यादा फाइटर जेट्स पर ध्यान दिया जाए, मिसाइल्स को और ज्यादा मजबूत करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इस पर आपका टेक क्या है सर? दो चीजें समझना है। पहली बात, ये मिसाइल वाली जो बात है, और काले साहब इस बात को जानते हैं, हम अपने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे दिनेश जी, आज यूके का अगर ये हालत है, एक जमाने में जैगुआर बनाता था, हंटर, ऐसे जहाज जो हमारे बेड़े में रहे हैं, वो अजीत, ये जहाज आए यूके से, अमेरिका से नहीं। सडनली यूके हवाई जहाज बनाने में पीछे क्यों चला गया? क्योंकि ये सोच लेकर के चला यूके कि आज का, मैं 70 की दशक की बात कर रहा हूँ, जी, आज का जमाना जो है मिसाइल का है, फाइटर जेट बनाना बंद कर दो। आज यूके की यह हालत है। तो आपको ये समझना होगा कि अगर आपका वर्चस्व बना, मैं चाहता हूं आप और इलेबोरेट करें। आज प्रोफेसर अमिताभ से भी कम बात हुई है, इसका भी अफसोस है मुझे, लेकिन अब वक्त इजाजत नहीं दे रहा है। आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूं, आप सबने समय निकाला, हमारे दर्शकों को जरूरी जानकारियां दी। यहां पर अड़ी में आज रुकना पड़ेगा, लेकिन मैक्रोन तो अभी 2 दिन यहां है और विस्तार से इस विषय में चर्चा होगी, आपको आगे बताएंगे। लेकिन फिलहाल सुर्खियों के फौरन बाद आप सत्ता में बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने वाले हैं और ये भी देखने वाले हैं डिटेलिंग जब उनकी होगी कि कैसे वो नजरिया सिर्फ TV9 भारतवर्ष में उन मुद्दों के संदर्भ में आपको मिलने वाला है।